नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलंदशहर रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी साथ गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट धन सिंह भी सीएम के साथ मौजूद हैं। तो कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी और वो रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और धन सिंह भी सीएम के साथ में मौजूद हैं और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी साथ में ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ में मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट धन सिंह भी सीएम के साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलंदशहर रवाना हो गए हैं। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ ही गए हैं। तो 3 बजे लगभग समय बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार होगा बुलंदशहर में कल्याण सिंह का, और उसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जैन, क्या जानकारी मिल रही है? सीएम पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं बुलंदशहर के लिए, वो पहुंच जाएंगे, अंतिम संस्कार में शामिल भी होंगे। जी देखिए, 1:05 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, अजय भट्ट ये रवाना हुए हैं बुलंदशहर के लिए। मुख्यमंत्री बुलंदशहर के नरौरा में जो पूर्व मुख्यमंत्री व निवर्तमान पूर्व में राज्यपाल रहे कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में बुलंदशहर के नरौरा में वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज उत्तराखंड विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, कल्याण सिंह जी की प्रतिभा के बारे में पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक भी बोले हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से थोड़ा अनुरोध भी किया सदन में कि पहले बोलने का मौका सत्ता पक्ष को मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों को कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में शामिल होना है। तो ये सभी बड़े नेता बुलंदशहर के नरौरा के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री की लैंडिंग होगी, ऐसी अभी तक जानकारी है। थोड़ी ही देर में लैंडिंग होगी, लेकिन उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं और साथ ही धन सिंह भी मौजूद हैं। तमाम ऐसे मंत्री हैं। सुदीप, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा पल है जब कोई भी नहीं ये चाह रहा है कि ये मौका छोड़े अंतिम दर्शन के कल्याण सिंह के, क्योंकि वो एक ऐसे कद्दावर दिग्गज वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनसे हर किसी ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह जी के बारे में मैं इस वक्त विधानसभा में हूं और सदन में जब उनका जिक्र चला तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि जब श्री राम मंदिर के लिए सरकार गई तो उन्होंने कहा ऐसी सरकारें कई बार भी चली जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मदन कौशिक ने बोलते हुए कहा कि कल्याण सिंह जी ने सदन में कहा था, आपराधिक तत्व, गुंडे, माफिया या तो प्रदेश छोड़ दें या प्रदेश में रहना है तो सुधर जाएं। तो कल्याण सिंह जब चूंकि कल पूर्व कई बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि देने, और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाना था पर वो किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए। आज लिहाजा वो अंतिम संस्कार में शामिल होने गए हैं। ये एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ा पल है। कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा को लेकर उन्होंने कई जो महत्वपूर्ण फैसले लिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में, वो आज भी मील का पत्थर माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हर वो व्यक्ति कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करना चाहता है जो उनसे किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा, ना सामान्य तौर पर, सीधे तौर पर किसी की भले ही मुलाकात ना हुई हो, पर नाम से ही कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है। तो हर कोई उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है, उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए सुदीप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलेगा विधानसभा का सत्र। पहले दिन सदन में लाया गया शोक प्रस्ताव, इंदिरा हृदयेश गोपाल रावत को दी गई श्रद्धांजलि, दिवंगत पूर्व व वर्तमान सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सुंदरलाल बहुगुणा को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हुई, लेकिन आज उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जो अब नहीं रहे। सत्र शुरू होने से पहले ही सुंदरलाल बहुगुणा को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि उन तमाम नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, अब जो नहीं है हमारे बीच में, जिनका निधन हो चुका है। 5 दिन तक चलेगा विधानसभा का ये सत्र।
पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया है और इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है तमाम नेताओं को। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक कैसे तमाम नेता आ रहे हैं और उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सुदीप जैन हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। सुदीप, आज का जो दिन था, पहला दिन था मॉनसून सत्र का और आज हर किसी को श्रद्धांजलि दी गई है जो अब नहीं रहे, जिनका निधन हो गया है। जी देखिए, सबसे पहले अगर सदन के तौर पर देखें, सदन में जो सबसे कद्दावर नेता रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, जिनका जून माह में निधन हुआ था, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी गई। उनके बारे में बोलते हुए पुष्कर सिंह धामी एक बार को थोड़ा व्यथित भी हो गए कि मैं विपक्ष में था और इंदिरा जी सत्ता पक्ष में थी। वो कहती थी तुम सबसे ज़्यादा मेरा सरकार का विरोध करते हो और काम भी कराते हो मुझसे, तुम बहुत तेज हो। तो पुष्कर सिंह धामी ने एक अनुभव ये भी शेयर किया कि एक बार मुझे और युतीश्वरानंद को बहुत भूख लगी, हम सदन में थे तो इंदिरा जी ने स्वयं चाय मंगवाई और ब्रेड बटर का इंतजाम हमारे लिए किया। इतनी आत्मीयता थी इंदिरा जी की सभी के साथ, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष। उनकी संसदीय ज्ञान को, उनकी व्यावहारिकता को और उनकी निष्पक्षता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो सबके लिए समान थी। और कई मौकों पर हमने देखा कोई इंदिरा जी को दीदी कहता है, कोई इंदिरा माँ भी बुलाता है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहा। और इसके अलावा जो पूर्व विधायक जो इस वक्त कोविड काल में जिनका निधन हुआ, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। आज सदन में सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है, जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे, जो उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में है। ऐसे सुंदरलाल बहुगुणा थे, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। धीरे धीरे श्रद्धांजलि का सिलसिला सदन से अब संपन्न होने की ओर है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष धन सिंह रावत और बड़े नेता निकल गए हैं बुलंदशहर के लिए, तो विधायक भी अपनी अपनी बारी पर शोक संदेश को पढ़कर रवाना हो रहे हैं वापस। अब सदन में श्रद्धांजलि सभा के बाद थोड़ी देर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। सरकार सदन में अपने एजेंडे पर बात करेगी कि हाउस में जो बिजनेस होना है कल से, उसकी क्या पॉलिटिक्स हो, उसकी क्या रणनीति हो, इस पर चर्चा होनी है। आफ्टर लंच 3 बजे से बैठक प्रस्तावित है। विधानसभा अध्यक्ष, लीडर अपोजिशन इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम चीजें तो होंगी ही, इसके साथ ही जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश को याद किया गया है, तो ऐसे में महिलाओं में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली महिला, ये भी कहा था पुष्कर सिंह धामी ने उनके लिए जब वो उनको याद कर रहे थे। तो और भी तमाम बातें पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा हृदयेश के लिए कही। लेकिन जो अभी बचे हुए 4 दिन हैं, सुदीप, इसमें क्या कुछ होगा सदन में, हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि अब मुख्यमंत्री बने हैं नए नए पुष्कर सिंह धामी, तो उनके पास भी चैलेंज है बहुत सारी चीजों को करने की। देखिए, आज तो शोक सभा का दिन था। कल से सरकार हाउस के बिजनेस पर चर्चा करने जा रही है। अनुपूरक बजट आएगा जो करीब 5,500 करोड़ रुपए का होगा। इसके अमाउंट नहीं खोला गया है कि अभी कुल ये कितना होगा। इसके साथ ही सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार लाने जा रही है। इसमें एक फीस एक्ट भी होगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कुछ दिनों पहले बताया था कि फीस एक्ट में कुछ इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि स्कूल भी चलते रहें, उनके खाने खर्चे भी निकलते रहें और परिजनों, अभिभावकों पर बहुत अधिक भार ना पड़े, आर्थिक भार ना पड़े। तो ये कई विधेयक सरकार लेकर आ रही है और ये मानसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। सरकार को अपने बिजनेस चलाने के लिए अनुपूरक बजट की आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि उसको कई मदों में अधिक पैसा चाहिए। देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर सरकार मार्च में बजट लेकर आई और कोविड काल में लॉकडाउन लगा तो क्या इतना पैसा खर्च हो गया? पहला सवाल। दूसरा, अनुपूरक बजट लाने के पीछे की वजह एक ये भी है कि सरकार और बजट लाके सभी विभागों को खुले फ्री हैंड देकर अधिक से अधिक धन आवंटन करके निर्माण कार्य, विकास कार्य, डेवलपमेंट के काम चाहती है, ताकि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है उसमें भी सरकार एक संदेश दे सके और लोगों के जो काम है वो तेजी से हो सके। उत्तराखंड में मानसून में बहुत अधिक बारी बारिश से सरकार के कामकाज प्रभावित होते हैं। लिहाजा सरकार को भी ये पता है कि 15 सितंबर से जो सड़कों की विशेष ड्राइव शुरू हो रही है, अन्य निर्माण कार्य जिसमें पुल, सड़क, नाली, खड़ंजे इत्यादि का निर्माण होना है, उसमें भी और तेजी लाई जाए। सुदीप, जिस तरीके से आज सबको श्रद्धांजलि दी गई और आज हर किसी को याद किया गया है, साथ ही हम ये भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चुनौतियां हैं अभी सरकार के सामने उत्तराखंड में करने की। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको क्या लगता है जो टारगेट सेट किया गया है, क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? कम समय बचा है, टास्क ज्यादा है।
जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को करीब 2 माह का वक्त हो चुका है और वो बहुत द्रुतगामी, बहुत तेज, बहुत स्पीडी निर्णय ले रहे हैं। हमने देखा वो अब तक 3 बड़े आर्थिक पैकेज दे चुके हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री को, मेडिकल इंडस्ट्री को, और तीसरा पैकेज स्वयं समूह में काम करने वाली महिलाओं को, जिनके पास उत्पाद तो तैयार थे पर उन्हें मार्केट नहीं मिल पाई कोविड काल में। सरकार को लोगों की आर्थिकी का ध्यान है। सरकार बजट लाके निर्माण कार्य, विकास कार्यों में तेजी लाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण, सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि स्वरोजगार में 1 लाख लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर इस बात पर फोकस है कि यदि आप किसी की फाइलिंग कर रहे हैं और लोन उसको मिलना है और कोई मामूली कमी है तो उसके काम को न रोका जाए और मामूली कमी को तत्काल दूर करते हुए लोन जारी कर दिया जाए। इसके अलावा सरकार 22,000 पदों पर रोजगार की तैयारी कर रही है, जिसके लिए यूकेएसएससी और अन्य विभागों से प्रस्ताव विभागों से जा चुके हैं और वहां से अध्याचन की तैयारी है। तो सरकार भी इस चीज को समझती है कि उसके पास कम समय है और वो उतनी ही अधिक गति से अब काम कर रही है ताकि काम और तेजी से चले और जनता में एक पॉजिटिव संदेश जाए कि सरकार उनके साथ है और सरकार हर प्रकार से काम करने के लिए जनहित में बहुत तत्पर है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी। तो जिस तरीके से लगातार कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर 3 बजे लगभग बुलंदशहर पहुंच जाएगा, उसके लिए मुख्यमंत्री जो हैं वो रवाना हो चुके हैं, वो उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई और मानसून सत्र के पहले दिन तमाम नेताओं को याद किया गया, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन में आज पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। उपनेता विपक्ष करण माहरा ने न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से इस सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए विपक्ष की पूरी रणनीति का खुलासा कर दिया है। सुनिए। नेता प्रतिपक्ष करण महाराज जी हमारे साथ हैं। आज से सदन की विधिवत शुरुआत होने जा रही है, हालांकि पहला दिन आज कंडोलेंस का है। महाराज जी, कांग्रेस कितना मुखर होकर सदन में दिखेगी और क्या प्रमुख मुद्दों पर कांग्रेस जो है सरकार को घेरेगी? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक रहेगी और पहले भी रही है। पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसे प्रश्न लगे जिसपे विधानसभा की पीठ को कमेटियों का गठन करना पड़ा ताकि उस पर चर्चा हो सके। और इस बार भी हम लोग पूरे तरीके से जो लोकहित के, जनहित के मुद्दे उनको उठाएंगे, राज्य हित में जो भी मुद्दे उनको उठाएंगे। उसमें पहले तो कोविड में सरकार का फेलियर, कुंभ में जिस तरीके से जांच में प्रकरण आया था उसके लिए हम लोग मुखर रहेंगे। बेरोजगारी इस समय प्रमुख मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्याएं जस की तस पड़ी हैं। गन्ने के लिए आप देख रहे होंगे हर विधानसभा में लड़ाई होती है, लेकिन वो आज भी वो प्रश्न अनुत्तरित है। और उसके अलावा जिले, जो 4 जिले इन्होंने जिनके जियो किए थे वो आज तक अस्तित्व में नहीं आए हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग जनहित के मुद्दों पे हम लोग सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सरकार मार्च में बजट लेके आई, आज अनुपूरक ला रही, तो ऐसे क्या मजबूरी का सारा पैसा खर्च हो गया या नॉन प्लान का पैसा है? देखिए, नॉन प्लान का ही पैसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। आधे से ज़्यादा पैसा जो है, मतलब 90%, मेरी जानकारी जो है 14,000 करोड़ के आसपास इनकी जो आमदनी है, 16,000 करोड़ पे इनका खर्च हो रहा है। और उस रूप में अगर देखें तो केवल लोकलुभावनी चीज़ें यहाँ करी जाएंगी ताकि इलेक्शंस को प्रभावित किया जा सके। महाराज जी, क्या सदन के अंदर और क्या सदन के बाहर भी कांग्रेस हमको मुखर दिखेगी विधानसभा सत्र में? निश्चित ही। आज देखिए ना, लगातार हम लोगों के अधिवेशन चल रहे हैं और सड़कों में आंदोलन भी हो रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसमें विधानसभा घेराव भी होना है। कर्मचारी लोग लगातार हड़तालों पे हैं, आशा बहनें हमारी हड़तालों पे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हड़ताल की है, हमारे उपनल के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और कांग्रेस आज रावत जी हरिद्वार क्षेत्र में गन्ने को लेकर लगातार सक्रिय हैं। ये थे नेता, उपनेता विपक्ष करण महाराज जी, जिनका कहना है कि सरकार को घेरने के लिए सदन से सड़क तक में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी और सरकार के इस बजट सत्र में भी पुरजोर तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाए जाएंगे। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो वहीं आपको बता दें कि धारचूला विधायक हरीश धामी का बड़ा ऐलान, विधानसभा में मंगलवार को धरना देंगे हरीश धामी। विपक्षी विधायकों के साथ लगाया भेदभाव का आरोप, विधायक निधि का पैसा विभागों को ट्रांसफर नहीं होने से नाराज, बीएसएनएल का टावर लगाने का फंड नहीं हुआ जारी, मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया है।
तो राजधानी में वृहद टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री सहित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तो वहीं अजय भट्ट का कहना है कि सरकार जिस तरह से वैक्सीन पर जोर दे रही है, उससे यह तय है कि दिसंबर तक पूरा प्रदेश वैक्सीनेट हो जाएगा। ये ऐतिहासिक कदम है हमारी सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन करी है पूरे भारत में, उसके बाद से उत्तराखंड में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और लगातार गति बढ़ती गई है। आज ही के दिन 2 लाख वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हो रही है और साथ में 2 जिलों में पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है। यह भी इतिहास बन चुका है और 78 लाख वैक्सीनेशन अभी तक हो चुके हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। देखिए, मैंने कहा कि जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के जब आंकड़े आए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई थी, पहली डोज लगी हो, दूसरी डोज लगी हो, वो सारे के सारे जो है थोड़ा बहुत माइनर उनको इफेक्ट हुआ और वो ठीक हो गए। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो गंभीर अवस्था में आए और बहुत लोगों ने उसमें उस समय में भ्रम फैलाने का काम किया, कुछ पार्टियों ने भ्रम फैलाया, ये सभी के सामने है। तो वहीं कोरोना काल में मरीजों से ज्यादा पैसे ऐंठने वाले निजी अस्पतालों की तरफ से अब मरीजों के लाखों रुपए वापस कर दिए गए हैं। बता दें, प्रशासन की मदद से मामले में सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद प्रशासन और अस्पतालों के बीच हुई बातचीत में यह फैसला लिया गया कि मरीजों से ऐंठे गए बेहिसाब पैसों को अब लौटाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। बता दें कि मरीजों के बिलों की जांच के बाद पैसे लौटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। कोरोना टाइम पे जैसा सभी को मालूम है, बहुत सारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके द्वारा जो शासन आदेश हमारा निकला था, जिसके अनुसार उनको बिल्स चार्ज करने चाहिए, तो उससे थोड़ा अत्यधिक मामले में, कई मामलों में उनसे बहुत ज़्यादा बिल्स चार्ज उनके द्वारा किया गया है। तो कुछ जैसे उजाला हॉस्पिटल से एक ओमकार जी हैं, उनका 1,44,471 का जो बिल है वो एक्स्ट्रा पाया गया, जो उनको हम लोगों ने लिखा है वसूलने के लिए। सहोता हॉस्पिटल से आशा जी का मामला है 1,08,000 का। आयुष्मान से इमामुद्दीन जी का मामला है वो 85,000 का है। नव्या से रेखा जी का और नव्या से एक और सीमा जी का मामला है जो 55,000 और 25,000 का है। इसके अलावा 3 प्रकरण और हम लोग के पास आए हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के, जिसमें उनके द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज। तो कोरोना मरीजों से वसूली का मामला सामने आया है। निजी अस्पतालों पर प्रशासन सख्त हो गया है, निजी अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो कोरोना मरीजों से वसूली को लेकर कार्रवाई की गई है। खबर देहरादून से है, जहां यूकेडी ने किया विधानसभा के घेराव का प्रयास। पुलिस ने विधानसभा से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोका। यूकेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। तो पुलिस ने विधानसभा से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है और थोड़ी नोकझोंक भी हुई है पुलिस से। यूकेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।